हाय सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट की स्ट्रेटजी, जो कि दिसंबर 2023 एटम के लिए होने वाली है। और साथ ही इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो ज्यादा लोगों तक देखते हैं, इसलिए इसी वीडियो के अंदर मैं अमेंडमेंट्स कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो अमेंडमेंट्स है वो ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस के लिए है। तो ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस वाले स्टूडेंट इस अमेंडमेंट को देख सकते हैं। पहले मैं अमेंडमेंट ही डिस्कस कर लेता हूं कि कहां पर अमेंडमेंट आई है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट कंपनी अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर। एंड दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट के लिए है, ओल्ड के लिए नहीं है, उनके लिए अलग से आएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो अमेंडमेंट्स आई है वो कहां पर आई है, कहां पर हमें अमेंडमेंट आई है जिसका इस्तेमाल हमें इस बार के अटेम्प्ट पेपर में करना है, जो कि स्टडी मैट में गलत है। अमेंडमेंट लाकर इंस्टीट्यूट ने उसको रेक्टिफाई करा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको ले जाता हूं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मैं ले जाता हूं, एक मिनट। ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, स्टूडेंट पोर्टल। शायद इधर आ जाइए, सिलेबस 2000 सीएमए सिलेबस 2022। इधर देखिए, ये हमारा स्टडी मटेरियल है, इसको स्टडी मटेरियल खोल लिया, इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल ग्रुप 2। एंड ये रहा कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट। अमेंडमेंट कहां पर आई है? डिबेंचर वाले चैप्टर में आई है। वहां पर डिबेंचर वाले चैप्टर के अंदर गलत दे रखा था इंस्टीट्यूट ने, और मैंने अपनी पेड क्लास में भी बच्चों के साथ डिस्कस करा था कि यहाँ पर गलत है, और मैंने उनको दोनों तरीके से कराया था। सर कहां पर अमेंडमेंट है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, वो एक बार देख लीजिए। ये रहा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, टू नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में है दिस वन। यस, दिख रहा है क्या आपको? बड़ा कैसे होगा? यहां पर क्या होता था कि हम ना इसको एक बार देख लो, जल्दी से बता देता हूं। यहां पर आपको कम से कम 25% का डीआरआर क्रिएट करना होता था। क्या लिखा हुआ है डीआरआर? देखो, अ कंपनी शैल क्रिएट अ डीआरआर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू एटलीस्ट 25% ऑफ द नॉर्मल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। जितना डिबेंचर आप इशू करोगे उसका 25% कम से कम आपको डीआरआर क्रिएट करना है। ये हमारे स्टडी मैट, नई बुक के स्टडी मैट में है। क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि सर ये गलत दे रखा है, इसमें आ गया है 10%। अब बहुत टाइम से 10% आ गया है, पर इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मैट में भी इसको अपडेट नहीं करा है, अभी भी नहीं कर रहा वो अपडेट। इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, एक नई अपना वो निकाल क्या कहते हैं, वो निकाल दिया इन्होंने एक कहाँ गया, सप्लीमेंट्री निकाला न्यू सिलेबस दिसंबर अटैम्प्ट के लिए। दिसंबर 23 अटैम्प्ट न्यू सिलेबस की सप्लीमेंट्री देखोगे, आ गया भाई, हाँ ये रहा सेक्शन 8 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, कहाँ पर है? हाँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें कहीं नहीं है अमेंडमेंट, यहाँ पर है। इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, एक्चुअल में अमेंडमेंट है कहाँ, ये रहा। देखो, ये हाईलाइट करा हुआ है, इसमें अमेंडमेंट है, और ये हाईलाइट करा हुआ है, इसमें अमेंडमेंट है। इसको थोड़ा व्यू करके दिखा देता हूँ, अगर आप ध्यान ध्यान दो। ये 10% कर दिया गया है, हो गया भाई। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, इस वीडियो में मुझे बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं स्ट्रेटेजी वाली, इसलिए मैं इस पर बता रहा हूँ। और मैंने आपको अमेंडमेंट के साथ दिखा रहा हूँ कि दोनों अमेंडमेंट कहाँ पर आई हुई है। बाकी मैं अलग से वीडियो भी डिस्कस कर लूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा भाई, ये रहा दोस्तों। ये अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेम लाइन लिखी गई है, एटलीस्ट 10% वाली लाइन यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है।
यहाँ लिखा है एटलीस्ट 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इशू एट अ टाइम बिफोर द एक्सप्रेस। तो ये आपके पास क्या होगा, वो 25% जो स्टडी मैट में दे रखा था वो गलत है, उसको 10% कर दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट है। बाकी अगर कोई इसके अंदर अलग से आई है तो वो मैं अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, पर जो मेजरली अमेंडमेंट थी वो ये थी, वो मैंने आपसे पहले ही बता दिया, वो इंस्टीट्यूट चेंज करेगा बताएगा, मैं उन्होंने बता भी दिया, पेड क्लास में बताया था ना मैंने आपको कि ये इंस्टीट्यूट हमें बता देगा आगे जाकर, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए। अब आ जाते हैं मेन अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी है न्यू सिलेबस के लिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट वाले थे अब आप जा सकते हैं, अब न्यू सिलेबस वाले रुकेंगे, ओल्ड के लिए भी अलग से मैं लेकर आ जाऊंगा। स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपका पेपर कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये है आपका पेपर पूरा। पेपर में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है और बाकी 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 3 ऑडिट के क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के, इसमें से 2 अटेम्प्ट कर लेना। इसमें इस बार ये नहीं दिया कि ऑडिट में से, इसमें आपको चॉइस बहुत अच्छी दे दी। नए सिलेबस का पेपर पैटर्न काफी इजी है, उसमें सिंपली आपको चॉइस दे रखी है कि चाहे ऑडिट हो, चाहे कंपनी अकाउंट हो, या कॉर्पोरेट अकाउंट है, या ऑडिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 5 करो, कोई से भी कर लो। चाहे आपको 3 ऑडिट करना है और 2 इसमें करना है वो कर लो, चाहे ऑडिट में 1 ही करो बाकी इसमें करना है वो कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये बहुत अच्छा था। पहले क्या होगा, ओल्ड सिलेबस में ये अलग अलग था, तो अलग अलग चॉइस मिलती थी कि भाई ऑडिट में 3 में से 2 करने पड़ेंगे, कंपनी अकाउंट में 6 में से 5 करने पड़ेंगे, ऐसे होता था। तो एक बहुत अच्छा दे दिया पॉइंट, जिसके अंदर अगर किसी बच्चे को ऑडिट अच्छे से आता है तो वो ऑडिट के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा और कंपनी अकाउंट के 2 कर लेगा, हो गए उसके 5 क्वेश्चन। या अगर किसी को कंपनी अकाउंट अच्छे से आता, ऑडिट नहीं आ पा रहा, तो कंपनी अकाउंट के वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, ऑडिट का 1 कर लेगा। तो इस तरीके से चलेगी। तो स्ट्रेटेजी के अनुसार पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, जो 15 मार्क्स 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स का होने वाले, और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऑडिट और कॉर्पोरेट अकाउंट दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ऑडिट के अलग से एमसीक्यू आप पढ़ सकते हैं, पर कॉर्पोरेट अकाउंट की अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट में क्या होता है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसी के प्रैक्टिकल के बेस पर आपके एमसीक्यू बनाए जाते हैं। तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है एमसीक्यू आपको, तो आप क्या कर सकते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टडी मैट के एमसीक्यू पीछे गए दिए गए वो ही कर लो, बहुत है। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है वो मॉड्यूल 1 से हमारा आएगा। पहला इशू ऑफ शेयर, कुछ भी आ सकता है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, कुछ भी कहीं से भी उठाकर दे सकता है। तो पहला आएगा मॉड्यूल 1 से और दूसरा भी आएगा मॉड्यूल 1 से। अभी जो देखा गया है उसमें पहला क्वेश्चन आया इशू ऑफ शेयर का, जो कि बड़ा क्वेश्चन है, और जो वाला रीइशू तक का भी आ जाता है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन अंडरराइटर कमीशन तक का है। तो पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 के बेस पर। तो मॉड्यूल 1, तो हमें पहला क्वेश्चन तो करना है दोस्तों अटेम्प्ट, पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही है। तो हम ये वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे ही, ठीक है। तो बेसिकली हमें 2 से लेकर 8 तक टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये तो कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है, तो इसको तो हटा ही दो, तो कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है। तो पहला हमारा अटेम्प्ट हो गया कि हमें दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अब मैं वो क्वेश्चन लूंगा, मैं वो कह रहा हूं आपको जिसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी आपको पढ़ने के लिए, और मार्क्स आपको ज्यादा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो आना ही आना है, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपसे कहेगा बैलेंस शीट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें चैप्टर एक ही है और मेहनत आपको करनी पड़ती है कम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपके पास है, कंपल्सरी इसको अटेम्प्ट करना ही है। अब सर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, एक जो अब इस वाले में आ जाओ 5वें क्वेश्चन में, ये दोनों के दोनों एएस से पूछेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा। ये दोनों के दोनों आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछे जाएंगे। तो 5वें में क्वेश्चन नंबर ए और बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा। तो इसमें आपको ये भी अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि यहां पर हमें कंफर्म्ड है ना, यहां हम कंफर्म्ड है ना कि हाँ यार 5वां क्वेश्चन जो आएगा वो 1-2 आएगा। और ये पता क्या है, 5वां क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने ही हैं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप एक दिन में ही पढ़ोगे ना, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म कर दोगे, एक दिन की मेहनत लगेगी। 6 से 7 घंटे पढ़ोगे, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन सब कर लोगे अटेम्प्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके मॉड्यूल देखा जाए तो अब आपके पास क्या क्या कवर हो गया। देखिए आपका मॉड्यूल 1 था, मॉड्यूल 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉड्यूल 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, मॉड्यूल 4 बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, और मॉड्यूल 5 एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मॉड्यूल 5 कवर हो गया, मॉड्यूल 2 कवर हो गया, मॉड्यूल 1 कवर हो गया। वेयर इज मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 3? अब देखिए मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 दोनों मिलाकर इनमें से पूछा जा सकता है। मतलब सबसे बड़ी मुश्किल चीज क्या है कि अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है ना, तो 4 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा आपको। पर अगर आपको छोड़ना है ना कोई क्वेश्चन, तो 4 छोड़ो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 चैप्टर कवर है। दो चैप्टर कहां है, ये 1 2 3 4 मान लो,
सर बैंक अपने आप में एक चैप्टर है, वो एक मिर्ज करके दे दिया है, 3 चैप्टर है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और एक कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या होता है, ये वाले पार्ट में कभी बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस में से कोई एक पूछेगा, कोई एक पूछेगा, और इस वाले में कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ लेगा, या दोनों में कैश फ्लो स्टेटमेंट या दोनों में बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछ लेगा, कैश फ्लो पूछेगा ही नहीं। ऐसा है सर। तो ये जो नया सिलेबस का पेपर पैटर्न है वो ऐसा बनाया गया हो, और ये तो ज्यादा इजी है सर। अगर मैं बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस छोड़ दूं और कैश फ्लो छोड़ दूं तो मेरा चौथा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, और चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करूंगा तो मैंने तो इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब 2 क्वेश्चन यहां से करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें हमारे पास टोटल देखा जाए 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 क्वेश्चन कॉर्पोरेट से अटेम्प्ट करना है, और ऑडिट में से 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। अब ऑडिट का मुझे स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑडिट में पढ़ाता नहीं, ऑडिट के लिए हमारे डिफरेंट टीचर है, तो उनको मैंने बोला हुआ है कि आप ऑडिट के लिए अलग से कोई स्ट्रेटेजी बनाइए, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी बनाइए। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रहे हैं, तो चैनल पर जल्दी ही ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे, जिनको आप पढ़ने से आपके अटेम्प्ट होने के चांस, उसके आने के चांसेस ज्यादा है। आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हो तो मैंने लॉ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे अपने ग्रुप 1 में, तो वहां पर भी उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, और आए भी है, हर बार पेपर में आए हैं। तो ऑडिट के लिए भी लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनके लिए अलग से स्ट्रेटेजी सर को बोल दिया है मैंने, ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए बता देंगे। ठीक है, तो मेरी कुछ स्ट्रेटेजी कुछ इस अनुसार हो गई। एक बार सर की भी सुन लेना क्या कह रहे हैं वो, पर मेरा कुछ इस तरीके से है पूरा ओवरऑल पेपर में कि ऑडिट में 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होंगे टोटल। उस 6 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और एक छोड़ दो जो आपको नहीं आता। ठीक है, अब ऑडिट में मुझे नहीं पता कि छठे वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएगा, 7वें क्वेश्चन में कौन से चैप्टर में से आएगा, कंपनी ऑडिट में से आएगा, कोर ऑडिट में से आएगा, या बेसिक ऑडिट में से आएगा। वो आपको सर बता देंगे कि छठा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है, 7वां क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है, और 8वां क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है। छठा क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आ रहा है। अब उससे पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से कंपनी अकाउंट, कंपनी ऑडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने आप में 30 मार्क्स का कवरेज रखता है। अगर आप कंपनी ऑडिट भी कर लोगे तो 2 क्वेश्चन आपके साथ अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि 30 मार्क्स की कवरेज है, 14 है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके कंपनी ऑडिट के होंगे, क्योंकि अपने आप में 30 मार्क्स की कवरेज रखता है वो। तो कंपनी ऑडिट भी आप करके चले होगे तो 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी सर आपको स्ट्रेटेजी बना देंगे, इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है सर, तो यहां पर मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर आप चलते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप फेल नहीं हो सकते, इतनी मेरी गारंटी। करना क्या है आपको, मॉड्यूल 1 कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 2 कवर कर लो, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मॉड्यूल 2 के, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टडी मैट तो करके ही जाना, स्टडी मैट तो करके ही जाना। ठीक है ना, उसमें से कभी कभार ऐसे डिट्टो कॉपी पूछ देता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लो, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। सुनो, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास फिर भी बहुत सारा समय है, आपको लगता है यार ठीक है मेरे पे समय है, अच्छा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करना पहले, फिर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस पे जाना। समय होगा तो, नहीं है छोड़ दो पूरा का पूरा, ये चौथे क्वेश्चन में आएगा और चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बैकअप के लिए सुन लो अभी, बैकअप के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेना। बैकअप के लिए क्या होता है, कभी कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक बड़ा क्वेश्चन है, तो कई बार ऐसा होता है इंस्टीट्यूट चाहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना इधर से हटा के इधर डाल दो, जादू कर देता वो। अब बच्चा करके जाता है इसकी प्रैक्टिस, स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करके गया होता है बहुत अच्छे से, और इसकी जगह पर डाल देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देता नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो ये खेल खेल सकता है इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में। इसलिए अगर बैकअप, क्योंकि बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस इतने बड़े क्वेश्चन नहीं कि अकेला 14 मार्क्स का है, इतने बड़े क्वेश्चन है ही नहीं वो उनमें। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस इतने बड़े क्वेश्चन के वेटेज नहीं रखते हैं कि अकेला एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। बस 2 चैप्टर ऐसे है जिसकी वेटेज 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने की है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉड्यूल 2 एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से आपको किन चैप्टर पे फोकस करना है, एक तो आपको मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 1 है ना जो, उसमें आपको इशू ऑफ शेयर और आपको अंडरराइटर कमीशन वाले चैप्टर पे फोकस करना है। इशू ऑफ शेयर पे फोकस करें, इशू ऑफ शेयर का पूरा समझिए, मतलब पूरा जो इशू ऑफ शेयर का मतलब कहां था शेयर तक। प्रिफरेंस शेयर 1-2 क्वेश्चन कर लेना। रिडम्पशन पे फोकस करिए क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिडम्पशन का क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है। तो मॉड्यूल 1 तो आप पूरा कवर करो सर, मॉड्यूल 1 पूरा कवर करो। 50 क्वेश्चन तो स्टडी मैट में, मुझे कराते कराते मेरी हालत खराब हो गई स्टडी मैट को, पेड में 50 क्वेश्चन है सर उसके, एक क्वेश्चन कराया मैंने स्टडी मैट का। तो इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटर कमीशन, इस पे फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपको करना है मॉड्यूल 2 पे फोकस, मॉड्यूल 2 पे फोकस। फिर आपको करना है मॉड्यूल 3 फॉर बैकअप, मॉड्यूल 3 फॉर बैकअप। भाई कुछ भी हो सकता है,
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा, पर कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इसकी जगह पर ये भी डाल सकता है, भाई पता नहीं है ना, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मॉड्यूल 3 आपको कवर करना है, मॉड्यूल 3 भी आपको बैकअप के लिए लेकर चलना है, ठीक है। और मॉड्यूल आपके पास जो 4 है हमारा बैंकिंग इलेक्ट्रिशियन इंश्योरेंस, इसको मत करो, आपका काफी बर्डन कम हो जाएगा, मत करके जाओ, काफी बर्डन कम हो जाएगा। और मॉड्यूल 5 कंपलसरी करके जाना है आपको, क्योंकि उसका एक अटैम्प्ट आएगा। 5वां क्वेश्चन, चाहे आप इससे पहले वाला जून अटैम्प्ट का पेपर देखो, उसमें भी 5वां क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, इसमें जो नया पेपर पैटर्न आया उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही है। तो मॉड्यूल 4 मेरी तरफ से आप मत करके जाइए, इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, 3 चैप्टर भी है और क्वेश्चन आएगा सिर्फ 1, और वो भी हम छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा वो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी कुछ स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है सर कि कैसे हमारा बर्डन कम हो एग्जाम टाइम पे। अब आपने बैंकिंग इलेक्ट्रिशियन इंश्योरेंस पढ़ लिया, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए कोई बात नहीं यार, पढ़ लिया तो कोई चीज बुरी थोड़ी ना हो गई पढ़ने में, ठीक है। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो को नीड नहीं है उसको पढ़ने की, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपका बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, 3 अटेम्प्ट करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैकअप पे रखना है, क्योंकि इसमें उसमें पूछ सकता है वो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करके ही जाना है बैकअप के तौर पे। ये 3 चैप्टर आपको नहीं करने हैं, ठीक है सर। अगर ये 3 चैप्टर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, गारंटेड है, आप भी छोड़ सकते हो। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करके जाना है, जिसमें आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 2 और 3 क्वेश्चन कवर हो गए, और चौथा वो क्वेश्चन कवर हो गया। इसमें से आपको 2 तो करना ही है, क्योंकि इतना ऑडिट तो पढ़ोगे कि 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर करोगे। चलिए ऑडिट वाले सर आपको बताएंगे। तो स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो जरूर, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मॉड्यूल 4 करने की नीड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। बैंकिंग इलेक्ट्रिशियन इंश्योरेंस ये बहुत बड़े चैप्टर है और इसमें वेटेज इनकी बहुत कम है, ठीक है। हालांकि इसमें से 1-2 एमसीक्यू आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, 1-2 एमसीक्यू से पूछ लेगा मॉड्यूल 4 से, तो छोड़ देना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्शन आ जाएगी मेरी स्ट्रेटेजी से, इतनी गारंटी है मेरी। अगर हम मेरी स्ट्रेटेजी करके जाएंगे तो एग्जाम्शन आ जाएगी, भाई 14 नहीं मार्क्स है, ये रहा 14, ये रहा 14, ये रहा 2 इसमें से 14, तो 5 क्वेश्चन तो यही अटेम्प्ट कर लिए। अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया बैंकिंग का, क्या दिक्कत आ गई, 2-3 नंबर तो जाएंगे, 4 नंबर चले जाएंगे मैक्स टू मैक्स। बाकी ऑडिट में है, बाकी आपके सारे मॉड्यूल तो आप कवर कर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करें और कैश फ्लो स्टेटमेंट करके जाना है बैकअप के तौर पे। मत ऐसा मत करना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करे, अगर इसमें से कैश फ्लो आ गया ना फिर मत कहना या मैं बोल रहा हूं आपको कैश फ्लो करके जाइएगा, आप कुछ भी कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। और ये आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसको डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ना ही है, पहले से सेट करके गए हम। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि भाई मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूंगा मुझे पहले से पता है, मुझे करना है क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 5 करना है, और 6, 7, 8 में से 2 करने हैं, मुझे चौथा छोड़ना है। ये दिस इज द स्ट्रेटेजी ओवरऑल फॉर कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस। और जो स्टूडेंट कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट वाले स्टूडेंट है दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी अलग से लेकर आऊंगा। अमेंडमेंट पर फोकस करिएगा, रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर का क्वेश्चन आ गया ना अगर, तो 10% लेना है डीडीआर क्रिएट करते टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।